नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सेहत की थाली न्यूट्रिशन स्पेशल शो। हम बात करेंगे हमारे पोषण को लेकर, हमारे आहार में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ताकत देंगी, हमें स्वस्थ रखेंगी, हमारे शरीर में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या अन्य जो तत्व हैं उनकी कमी नहीं होने देंगे। हमारी आज की जो विशेषज्ञ हैं उनका परिचय आपको दे देते हैं। मेधावी गौतम डाइटिशियन हैं और फूड एंड न्यूट्रिशन में आपने पीएचडी की है, साथ ही आपने योग और नेचुरोपैथी में भी डिप्लोमा किया है। आप मरीजों के साथ स्वस्थ व्यक्तियों को भी बेहतर खान पान के बारे में सलाह देती हैं और आपको लगभग 17 वर्षों का अनुभव है। मेधावी जी, इस शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और पोषण हमारे जीवन का अहम अंग है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। तो ये जो सितंबर को हम मनाते हैं इस रूप में, तो इसका कोई मुख्य उद्देश्य जुड़ा हुआ यदि है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। और एक महीने यदि हम इसको मनाएंगे तो क्या वो है स्वस्थ समाज बनाने में कोई उसका योगदान रहेगा? बिल्कुल निरंजन जी, और जब सभी लोगों को ये जानकर बड़ा अचंभा होगा कि हम ये सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, हम लोग बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, बावजूद उसके अगर हम ये देखें कि मैल न्यूट्रिशन का या कुपोषण का जो स्तर देखें तो भारत बहुत ही ऊपर है उसके अंदर। और इसीलिए हर साल, पहले तो कुछ सालों ये राष्ट्रीय पोषाहार वीक की तरह पहले मनाया जाता था और कुछ सालों से ये माह की तरह इसीलिए सेलिब्रेट किया क्योंकि ये चीज़ रियलाइज़ करी कि एक हफ़्ता काफ़ी नहीं है इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। महीना भर हम इसको पूरी तरीके से अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। हर साल इसकी एक थीम आती है सरकार की तरफ से और इसको विभाजित किया जाता है अलग भागों में, जिससे कि हम पूरे एरिया को कवर कर सके, चाहे वो आपका अर्बन कम्युनिटी हो, चाहे वो आपका गांव के एरियाज़ हो, चाहे वो ट्राइबल एरियाज़ भी हो। क्योंकि जैसे इस साल जो है वो एक हफ़्ता ट्राइबल एरियाज़ में महिलाओं के पोषण पे भी गौर देने के लिए कहा है। मतलब कोशिश ये हो रही है कि पूरी तरीके से इसको स्प्रेड किया जाए मैसेज को कि आहार, पोषण जो है आपकी डाइट में, आहार जो है संतुलित हो और पौष्टिक आहार हो। क्योंकि खाली खाना इसलिए नहीं खाना कि हमें पेट भरना है, खाना इसलिए खाना है कि हमें स्वस्थ रहना है। बिल्कुल। अच्छा, आप तो एक सर्टिफाइड और प्रशिक्षित जो हैं वो डाइटिशियन हैं और कई तरह के आपने इसकी विशेषज्ञताएं ली हैं। कई आप मरीजों को भी देखते हैं, हॉस्पिटल सेटअप में भी आपकी सेवाएं रही हैं। लेकिन हमारे घरों में यदि पारंपरिक रूप से देखें तो हमारी माताएं हैं, दादी है, नानी हैं या अन्य बुज़ुर्ग महिलाएं जिनको जीवन का अच्छा अनुभव हो जाता है, वे भी डाइटिशियन की भूमिका में होती हैं। लेकिन अब क्योंकि परिवार अलग अलग रहने लग गए हैं, संयुक्त परिवार की जो प्रथा है, परंपरा है, वो कम होती जा रही है। तो ऐसे में महिलाएं यदि डाइटिशियन के रूप में विशेषज्ञता हासिल करना चाहें ताकि वो अपने परिवार को हेल्दी रख सकें, तो क्या ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं? जी, होते तो हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं वो एक प्रॉपर वैलिडिटी के साथ होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर आपकी बहुत जिज्ञासा है सब्जेक्ट के लिए और आप चाहते हैं कि आप आहार में कुछ अच्छा कर सकें, कुछ मैसेज अच्छा स्प्रेड करने के लिए योगदान दे सकें कम्युनिटी को, तो आप एक प्रॉपर सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से आप सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करें, वो एक सही तरीका रहेगा। क्योंकि हम अगर आहार के बारे में बता रहे हैं, आहार विशेषज्ञ के तौर पे अगर अपना करियर सेट करें तो हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका हो जाती है समाज के प्रति कि हम जो बता रहे हैं वो वैध हो और वो उस चीज़ जो अगर अगला फॉलो करे कोई इंसान तो हम उससे उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैरी करके चलते हो। बिल्कुल। अच्छा, आहार के साथ आप नेचुरोपैथी की भी विशेषज्ञ हैं, तो जो हमारा पोषण है उसमें नेचुरोपैथी किस तरह से जोड़ सकते हैं? देखिए, पोषण जो है वो नेचर क्योर में आता ही आता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर को नेचुरली हील करने के लिए तो आहार अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे आप पुराने में समय से आयुर्वेद के टाइम से जो पद्धति चलती आ रही है, आहार विहार, ये दोनों चीज़ को एक
बैलेंस में रखने का रहा है हमेशा से, कि आप प्रॉपर तरीके से खाना खाएं और प्रॉपर तरीके से ऊर्जा खर्च करें या एक्सरसाइजेस करें, तो आपका आहार और विहार दोनों बढ़िया रहने चाहिए। तो ये पुराने समय से, मतलब यूँ कहें कि जब से हमने जीवन शुरू किया है तब से आहार हमारे साथ साथ चल रहा है। नेचर क्योर में एक प्रमुख भूमिका देता है। तो अपना बेसिकली आहार, चाहे वो नेचुरोपैथी में हो, चाहे वो एलोपैथी में हो, चाहे वो किसी भी पद्धति में हो, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसीलिए है क्योंकि जब आप किसी भी बीमारी को ट्रीट करते हो या आप किसी भी तरीके की कुपोषण से निकलते हो बाहर, तो आपको एक संतुलित मात्रा में भोजन लेना ही है, चाहे वो कोई सी भी पद्धति हो, वो यही कहेगी। तो इसीलिए नेचर क्योर में तो आहार बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता ही निभाता है। क्योंकि हम सेहत की थाली को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो ये जानना स्वाभाविक है कि महिलाओं के लिए सेहत की थाली का क्या मतलब हो सकता है। देखिए, महिलाएं जो हैं उनकी बहुत प्रमुख भूमिका आती है किसी भी घर की, किसी भी, क्योंकि वो एक घर की नींव होती हैं और उनके लिए सेहतमंद खाना खाना या संतुलित आहार लेना बड़ा ज़रूरी है। और जब आपने ये शब्द यूज़ दिया सेहत की थाली, जिसको हम माय प्लेट करके भी बोलते हैं कि आपका एक प्लेट का कंसेप्ट क्या होना चाहिए, तो बेसिकली हमारी एक प्लेट जब हम सजाते हैं या सेहत की थाली जब हम सजाते हैं तो उसमें सभी तरह की फूड ग्रुप्स जो हैं वो होने चाहिए कि आपका आधा हिस्सा जो प्लेट का है वो सब्जियों से, फलों से और सलादों से या फाइबर रिच चीज़ों से होना चाहिए। एक चौथाई हिस्सा जो है वो आपका प्रोटीन का होना चाहिए। एक चौथाई हिस्सा जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, जिसमें आपके सभी अनाज आ गए, जितने जो भी आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उधर का जो अनाज प्रदान ईटिंग हैबिट्स है वो आपकी आ गई। तो एक चौथाई आपका ये हिस्सा हो गया। साथ में अपन एक कटोरी ले रखते हैं, जब एक माई प्लेट बोलते हैं सेहत की थाली, तो वो होती है अपनी डेयरी की या दूध के पदार्थों की। आप दही ले लें, चाहे आप छेना ले लें, चाहे आप कुछ भी, एक रायता ले लें, कुछ भी, तो दही का एक पोर्शन आ गया। साथ में अपना एक कटोरी जो आती है वो आपकी, जब हम सभी चीज़ों को एक संतुलित मात्रा में लेते हैं तो उसको आप एक सेहत की थाली बोल सकते हो। तो उसमें आपके सभी तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, क्योंकि हमारा आधा हिस्सा जो है वो फलों और सब्जियों का है, और सभी तरीके के प्रोटीन आ गए, चाहे वो आप कई दालों की बात करो, चाहे आप वो अपने नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, चिकन या मच्छी की बात करें। एक पोर्शन जो आपका कार्ब्स का आ गया, जो कि ज़रूरी है आपकी एनर्जी प्रदान करने के लिए। तो एक संतुलित मात्रा में आप सब चीज़ें लेते हैं तो आपकी सेहत की थाली की तरह सामने आती है। और महिलाओं को तो खास ध्यान रखना है इसका, क्योंकि ये जब सेहत की थाली की अपन बात कर रहे हैं तो ये थाली अमूमन जो अपन देखते हैं वो महिलाओं की थाली नहीं होती। वो थाली होती है एक घर में सभी बच्चे हों, चाहे वो उनके हस्बैंड हो, चाहे वो भाई हो, सबकी थाली शायद इस तरीके से सजी हुई होगी। लेकिन जब बात करें महिलाओं की तो वो एक अपने आप को एक बैक सीट पे रखते हैं कि पहले परिवार अच्छे से ले ले, सब जने पूरा सब खा लें, बचेगा वो मैं खा लूँगी। तो शायद महिलाओं की सेहत की थाली की जब बात करूँ तो शायद वो पूरी एक तरीके से थाली भरी हुई भी ना मिले मेरे को। तो इस चीज़ को महिलाओं को गौर फरमाना है, ध्यान रखना है कि आपका खाना भी उतना ही भरपूर होना चाहिए जितना भरपूर आप परिवार के हर जने को दे रहे हैं। बिल्कुल। यदि किसी व्यक्ति का दिन भर में 100% माने कि उसकी जो डाइट है उसको हम 100% के हिसाब से देखें, तो उसका नाश्ता, उसका दोपहर का भोजन, उसका रात का भोजन और स्नैकिंग, जो चाय नाश्ता वो दिन भर में लेता है, वो कितने प्रतिशत में बांट सकते हैं? तो अपना जब अपन एक दिन का खाना या एक दिन का डाइट सिस्टम को जब डिवाइड करते हैं तो 3 मेजर मील्स तो आती कि आपका नाश्ता हो गया, दिन का खाना हो गया, रात का खाना हो गया। ये 3 तो मेजर मील्स इसलिए कहलाती है कि ये होती है सबसे ज़्यादा आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए या आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन देने के लिए जो मील्स है। साथ में अपने यहाँ पे, और अब ये तो कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ जो हमें फॉलो करना चाहिए, पर अमूमन जो हमारे यहाँ फॉलो होता है वो खाली 2 मील्स का ही होता है कि सुबह अच्छे से खा लिए और शाम को अच्छे से खा लिए, बीच में चाय के दौर चलते रहते हैं और उसी में ही अपने खाने की पूर्ति को हम सही समझते हैं। लेकिन 3 मेजर मील्स जो कि नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना, और साथ में 2 इंटरमिटेंट मील्स बोलेंगे जिसमें अपन यूँ कहें कि सुबह की चाय के साथ कुछ स्नैक और शाम की चाय के साथ भी कुछ स्नैक। तो ये कम से कम भी 5 बार में विभाजित होता है अपने एक दिन का रूटीन जब आप करें। तो 3 मेजर मील्स जो होती हैं वो होती हैं जो आपको मैक्सिमम एनर्जी प्रदान करने के लिए चाहिए, जिसमें भी सबसे हैवी जो पोर्शन जाता है वो आपका नाश्ते के लिए जाता है, क्योंकि वो पहला मील होता है आपके दिन का। सबसे
अच्छी मात्रा में अगर आप उसमें एनर्जी लेते हो तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहती है और वो पूरे दिन के लिए कार्यों के लिए आपको बराबर मात्रा में ऊर्जा देता रहता है। तो यूँ कहें कि अगर अपन 100% अगर एक दिन को डिवाइड कर रहे हैं तो पहला मील जो आपका आता है नाश्ता, वो आपका आ जाता है 20%, जिसमें आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जाए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स जाए। अच्छा रिच नाश्ता होना चाहिए। रिच मतलब ये नहीं कि वो गरिष्ठ होना चाहिए, रिच मतलब ये न्यूट्रिशनली रिच होना चाहिए कि आप प्रोटीन्स भी अच्छे से ले रहे हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी अच्छे से जा रहे हो, कुछ मात्रा में आपके विटामिन और मिनरल भी जा रहे हैं। दूसरा मेजर मील जो आता है वो आपका आता है लंच, जो नाश्ते के मुकाबले थोड़ा सा हल्का रखते हैं लेकिन डिनर के मुकाबले वो भारी रहता है। तो वो आपका फिर से, अगर नाश्ते को हम 20% रख रहे हैं तो ये हमारा फिर से 20 नहीं तो 15 से 20 के बीच में फ्लोट करेगा, जिसको आप अगेन सारी ही चीज़ों को उसमें अपन सम्मिलित करेंगे। अगला मेजर मील जो होता है वो आपका आता है डिनर, जिसको आप 15% से ऊपर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो आपका लाइटेस्ट मील होना चाहिए। इसीलिए लाइटेस्ट अपन रखते हैं क्योंकि नॉर्मली हम खाना खाने के बाद में कोई ऐसी भारी ऊर्जा खर्च करने वाला कार्य नहीं करते हैं, चाहे वो आपका घूमना फिरना हो, चाहे आपके घर के कार्य हों, चाहे वो आप ऑफिस से वापस आके अपना खाना खा के सो रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसके बाद बहुत देर में आप ज़्यादा कार्य करते नहीं है तो आपकी ऊर्जा खर्च नहीं होती, तो अगेन आपको बहुत सारी अलग दिक्कतें, पाचन की हो चाहे आपके वज़न की हो, वो सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो हल्का, सबसे हल्का जो मील रहता है वो। इन तीनों के अलावा भी हमारे 2 मील्स की हमने चर्चा की थी, जो आपके इंटरमिटेंट मील्स हैं, जिसमें आपका चाय नाश्ता कहते हैं जिसको अपन। तो सुबह की चाय के साथ में भी कुछ हल्का आप लें नाश्ता, चाहे वो आप नाश्ता मतलब प्रॉपर नाश्ता नहीं, वो हल्का कुछ भी स्नैक हो, चाहे मुरमुरे हो गए, चने हो गए, या रोस्टेड कोई चीज़ रखे, या हल्के से कोई आपने घर में पफ्ड बिस्किट्स बनाए या कुछ भी अपन ऐसा नाश्ता, वो आपका सुबह के चाय। या आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, जिसमें आपके सूखे मेवों में स्पेशली जो है वो बादाम हो गए या अखरोट हो गए, इनको अपन सम्मिलित करें। और दूसरा जो आता है आपका चाय नाश्ते वाला टाइम, वो शाम की चाय के साथ है, जिसमें आप मे बी अंकुरित ले सकते हैं, आप चने ले सकते हैं, भूंगड़े ले सकते हैं, आप पनीर के साथ में कुछ सर्विंग बना सकते हैं। तो इस तरीके की हल्का प्रोटीन का कुछ अपन डिश रखें जो आपके शाम के नाश्ते। तो जब हम हमारे पूरे दिन को विभाजित करते हैं तो इस तरीके से जब वो विभाजित होगा, जिधर मेजर मील्स में ज़्यादा एनर्जी जा रहा है, इंटरमिटेंट मील्स में भी कुछ मात्रा में एनर्जी और प्रोटीन जा रहा है, तो आपको पूरे दिन स्वस्थ रखने में, एक्टिव रखने में मदद करेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने ऊर्जा कहा, तो मतलब भोजन हमें ऊर्जा देता है, तो ये ऊर्जा मतलब भोजन से हमको कितने समय बाद महसूस होती है या मिलती है हमारे शरीर को? और ये तो एनर्जी डाइट की बात हो गई, और इम्यूनिटी डाइट है, तो इन दोनों के लिए मुझे कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए? देखिए, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, ये हम सब जानते हैं। और ऊर्जा बेसिकली वैसे तो यूँ कहें तो हर एक फूड ग्रुप से मिलती है, चाहे वो आपका अनाज प्रदान हो, चाहे वो आपकी दालें हों, चाहे वो आपके फल हों, सब्जियां हों, चाहे वो फैट हो, चिकनाई हो, हर चीज़ से हमें मिलती है। लेकिन हमें ये देखना है कि हम ऊर्जा कौन सी चीज़ से ज़्यादा लें। जैसे हम अनाजों की बात करें तो अनाजों में मोटे अनाज से आप ज़्यादा ऊर्जा लेने का प्रयास करें। चाहे जैसे आपकी एनर्जी जो मैक्सिमम आए वो मोटे अनाज में आपके, चाहे तो वो जौ हो गया, बाजरा हो गया, चाहे वो आपका ज्वार हो गया, गेहूँ है, लेकिन गेहूँ को आप इन सब के साथ सम्मिलित करके लो। या फिर आप राइस भी लेते हो तो राइस का मात्रा को आप देखें, राइस को भी आप सब्जियों सलादों के साथ ज़्यादा लें, तो वो इस तरीके से आपके अनाज आते हैं। फिर आपका इवन दालों से भी आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन दालों का काम आता है यहाँ पे प्रोटीन के कार्य करने के लिए। महिलाओं की जब हम बात करें तो उनको हर तरीके का फूड ग्रुप जो है वो ज़रूरी है, चाहे वो आपका अनाजों हो, चाहे आपकी दालें हों, चाहे यूँ कहें कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो। प्रोटीन्स में आपके सभी दाल, दही, दूध, अंकुरित सब तरह की चीज़ें आ गई जो आप लेंगे। फिर आप फ़ैट की जब बात करते हैं, फ़ैट फिर से एक बड़ा सारा मिसकंसेप्ट होता है चिकनाई का कि ये लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। अधिकतर महिलाएँ जो हैं वो वज़न को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं, चाहे वो अडोलसेंट उम्र की हों, चाहे वो अडल्ट उम्र की हों, हर एक कॉन्शियस रहता है कि मेरे को वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और इस चक्कर में वो चिकनाई पूरी तरीके से बंद कर देता है। तो वहाँ भी आता है कि हमको किस तरीके की चिकनाई ले रहे हैं, कौन से प्रकार का फ़ैट है। क्योंकि जब अपन एनर्जी की बात करते हैं तो आपका कम से कम दिन का 15 से 20% जो एनर्जी है वो आपकी चिकनाई से आनी चाहिए। तो ऐसे में कौन से प्रकार का आप फ़ैट कंज्यूम कर रहे हो, वो गुड फैट और बैड फैट दो तरीके के रहते हैं। तो आपका
जो ज़्यादा कोशिश रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए कि हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि हमारे सूखे मेवों से मिलता है, आपके चाहे बादाम अखरोट का जैसे मैंने जिक्र किया उनसे मिलता है, सीड्स से मिलता है, सूरजमुखी के बीज हो गए, चाहे अलसी के बीज हो गए, चाहे आपके मतीरे के खरबूजे के, इन बीजों से मिलता है। और आपका जो चिकनाई में आप नॉर्मली यूज़ करो तो घी को बंद ना करके कम मात्रा में लेके, क्योंकि जो भी 20% भी बोल रही हूँ उसमें से आपका 5 से 7% ही है जो आपका घी या बटर या इनसे आता है, बाकी सारा हमारा अनसैचुरेटेड फैट्स में जाता है जो हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो घी बिल्कुल बंद नहीं करके और चिकनाई में तेल का इस्तेमाल करें, जो भी रिफाइंड ऑयल अपन घर में काम में लेते हैं। तो ये भी डिसाइड करता है कि आप कितनी मात्रा में ऊर्जा ले रहे हैं और किस चीज़ से ले रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम हमारा दिन को रखेंगे तो हम शायद अच्छे से हमारी ऊर्जा को खर्च कर सकेंगे और उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो आपके वेट में कन्वर्ट नहीं होगी, एक्स्ट्रा वेट में। अच्छा, एनीमिया की समस्या लड़कियों में ज़्यादा देखने में आती है, तो जो खून की कमी है उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है? बड़ा ज़रूरी है ये, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट कह रही हूँ मैं क्योंकि फिगर्स 47% के आसपास हैं, जो महिलाएं जो हैं अलग अलग एज ग्रुप्स में खून की कमी से ग्रसित है। चाहे वो सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार में खून की कमी है। और खून की कमी इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि हर एक लेवल पे हमारे शरीर को खून, आयरन, हीमोग्लोबिन की अच्छी जो क्वालिटी है वो चाहिए होती है। स्पेशली आयरन की जब बात करें तो अडोलसेंट एज से बात करती हूँ, जब लड़कियाँ बड़ी हो रही होती हैं उस समय से बात करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी क्योंकि मसल मास बढ़ रहा है। हमारे आयरन का खाली एक काम नहीं है कि खून को अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा के रखना है, आयरन होने की वजह से अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जो है हर सेल तक पहुंचता है। तो जब हमारा मसल मास बढ़ रहा है, मसल्स क्योंकि लड़कियां ग्रो कर रही हैं उस उम्र में, मसल्स बढ़ रही हैं, तो ऐसे में आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है मसल्स को, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है हर सेल को बड़े होने के लिए। वहाँ मसल मास बढ़ रहा है, साथ साथ में लड़कियों की माहवारी शुरू हो जाती है, तब वहाँ पर खून का ज़रूरी होता है बढ़ना। उम्र बढ़ने के साथ माहवारी और एनीमिया लड़कियों में ऐसी समस्याओं के डाइट को लेकर आप बता रही थी, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए? तो जब इस तरीके से जब उम्र के पड़ाव में प्यूबर्टी आती है, माहवारी आती है, या बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, अडोलसेंट एज में मसल मास बढ़ रहा होता है, तो बड़ी ज़रूरी है कि हम अच्छी मात्रा में उनको आयरन देते रहें डाइट से, चाहे वो किसी भी प्रकार में हो, चाहे वो आपके अनाजों में, जैसे बाजरे में बहुत अच्छा आयरन मिलता है, पोहे में अच्छा आयरन मिलता है, आपकी दालें हैं जिसमें स्पेशली सोयाबीन की दालें जिसमें आयरन का मात्रा बहुत अच्छा होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों की हम सब बात करते ही हैं कि उसमें है आयरन की मात्रा। अंकुरित करते हैं जब अनाज को या दालों को, तो भी उसमें आयरन की मात्रा अच्छी बढ़ती है। गुड़ में आयरन अच्छा मिलता है, तो आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों को जब रूटीन में बच्चों को आप देंगे तो उनको आयरन मिलेगा, लेकिन आयरन के साथ साथ इक्वली ज़रूरी होता है कि उनको विटामिन सी भी दें, क्योंकि आयरन के अच्छे से शरीर में सम्मिलित होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। तो एक तरफ हम अगर अच्छा आयरन रिच फूड दे रहे हैं और साथ में विटामिन सी नहीं अवेलेबल है, तो शायद हम उसको लेकर भी बहुत फ़ायदा शरीर को दे रहे नहीं है। तो उसमें आपके सभी तरह के खट्टे फल और सब्जियाँ आ गई, मौसम्बी, संतरा, नींबू, टमाटर, इन सबको आप उनको अच्छे से दें। फलों में आपके अनार हो गया या चुकंदर हो गया, जिसके अंदर आयरन मिलता है, साथ साथ में विटामिन सी भी मिलता है, जिनको आप डाइट में सम्मिलित करो। तो जब इस तरीके का डाइट आप उनको देते हो तो आयरन और विटामिन सी दोनों मिलेगा। साथ में हम प्रोटीन को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इन सब तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हीमोग्लोबिन बनता है, और अच्छी मात्रा में प्रोटीन देना ज़रूरी है। बच्चे ग्रो कर रहे हैं, अडोलसेंट एज में लड़कियाँ जा रही हैं, उनकी मसल ग्रोथ हो रही है, जैसे मैं इतनी देर से जिक्र कर रही थी, तो वैसे भी प्रोटीन चाहिए, और साथ साथ में अच्छा आयरन बनने के लिए तो दही, दूध, दूध के पदार्थ, दालें, आपका अंडा, मच्छी, चिकन, इन चीज़ों का आप अच्छे तरीके से प्रयोग करें। दूध का यूँ कहें कि कम से कम भी 3 गिलास दूध दिन का जाना चाहिए, जो कि फिर से मैं इस चीज़ पे हाईलाइट करूँगी कि ये सोचकर कि दूध में चिकनाई होती है, फैट होता है, मेरा वज़न बढ़ सकता है, अधिकतर लड़कियां दूध पीना बंद कर देती हैं। ये मेरी प्रैक्टिस में मैं मैक्सिमम देखती हूँ कि वेट बढ़ा हुआ है, लोग और चीज़ें शायद बंद नहीं करें, लेकिन दूध सबसे पहले बंद करके आते हैं, ये बोल के कि मेरा दूध से वज़न बढ़ जाएगा इसलिए मैंने दूध बंद कर दिया। प्लीज़ वो ना करें, अच्छी मात्रा में दूध और दूध के पदार्थों का इस्तेमाल करें आप। अच्छा, इसी तरह से मेनोपॉज के बाद हड्डियों की कमजोरी या ऑस्टियोपोरोसिस जो समस्या है, जिसमें उनकी हड्डियों की कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों की समस्याएं हो जाती हैं, तो उन्हें कौन सी चीज़ें जो हैं डाइट में अपनी शामिल करनी चाहिए? निरंजन जी, एक बड़ी मज़े की बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि मेनोपॉज है या उम्र का
आगे वाले पड़ाव में जाके शायद हड्डियाँ कमज़ोर होती है। लेकिन अगर अपन रिवर्स में जाएं या फ्लैशबैक में जाएं तो सबसे पहले जो है हड्डियों का कमज़ोर होना शुरू हो जाता है एडोलसेंट में ही, अगर हमने अच्छी मात्रा में कैल्शियम वहाँ नहीं लिया। क्योंकि एडोलसेंट एज जो होती है ना, ये उम्र ऐसी होती है जिधर हमारा मैक्सिमम बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और इस समय ऑलमोस्ट 45% जो है आपकी हड्डियाँ जो हैं वो कैल्शियम जो है वो ले लेती है। तो इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि वहीं से हम ध्यान रखें कि हम अच्छी मात्रा में कैल्शियम ले रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स, इसलिए क्योंकि हमारे को कैल्शियम की ज़रूरत उस समय भी पड़ती है। कैल्शियम की ज़रूरत बाद में जब वो गर्भावस्था में या स्तनपान कर रहे होते हैं तब भी ज़रूरत रहती है उनको, और फिर बाद में उससे अलग नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो ओल्ड एज आती है, वहाँ जाके वैसे भी क्योंकि हमारा महिलाओं का 30 वर्ष के बाद कैल्शियम फिजियोलॉजिकली डिप्लीट होने लग जाता है, मतलब शरीर आप चाहें ना चाहें कैल्शियम कम करने लग जाता है। तो ऐसे में फिर वृद्धावस्था में जाते जाते कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से हमें लगता है कि मेनोपॉज के बाद में सडनली हमारा ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रहा है या ऑस्टियोपेनिया हो रहा है, बोन्स कमज़ोर हो रही है, पर वो शुरुआत हो जाती है हमारी तभी से। तो अच्छी मात्रा में कैल्शियम हमें हर स्तर पे लेना है, चाहे वो एडोलसेंट एज हो, चाहे वो हमारा अडल्ट एज हो, चाहे वो हमारा ओल्ड एज हो। ओल्ड एज में जाके हम सडनली बहुत सारा कैल्शियम लेने लगेंगे या मेनोपॉज के बाद कैल्शियम लेने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हम उसका शायद फ़ायदा लाभ नहीं उठा सकते। तो हमें ये आदत में डालना है कि अच्छी मात्रा में कैल्शियम आप 15-16 वर्ष की आयु से लेना शुरू करें। बच्चे 15-16 वर्ष की आयु में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लो, उस समय तो आप कोशिश करो कि डाइट से ही उसको हम पूर्ति कर सकें। फिर से आ जाती हैं इसमें सारी हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और दूध के पदार्थ, दालों में आपके सोयाबीन दाल में फिर से कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। सीड्स की जब बात करें तो तिल के बीच में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, चाहे वो काला तिल हो चाहे सफ़ेद से बेटर काला तिल रहता है कि उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इनको हम डाइट में नॉर्मली सम्मिलित करें, जो एक दिन की बात नहीं, ये रूटीन की बात है। फिर से दूध आपका कम से कम 3 एक्सचेंजेस दही, पनीर या छेने के फॉर्म में ले लें अगर आपको दूध पसंद नहीं है या दूध से एलर्जी है। अगर आप दूध से बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो आप सोयाबीन का दूध भी ले सकते हैं, आप बादाम का, आमंड मिल्क बोलते हैं या पीनट मिल्क बोले मूंगफली का, इनसे भी आप लेते हैं तो भी आपकी कैल्शियम की पूर्ति हो सकती है। तो इन चीज़ों को हम डाइट में सम्मिलित करें। सोयाबीन में आपका टोफू सोयाबीन पनीर हो गया, चाहे आपकी दाल, वड़ी, मंगोड़ी किसी भी फॉर्म में जो आपके शहर में आपके ईज़िली अवेलेबल हो आपके आसपास में, उनको आप अपने डाइट में सम्मिलित करो। तो अच्छी मात्रा में आप कैल्शियम हर एक स्टेज में जब लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपने आप को रोक लेते हैं एक ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी तो नहीं कहना चाहूँगी मैं इसको, कि हालांकि डालते हैं हम उसी कैटेगरी में इसको, लेकिन ये बेसिकली एक चीज़ ऐसी है जिसको हम शायद प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम आहार को हम शुरू से अच्छा रखें। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान ने तरक्की की है उसमें डाइट का जो साइंस है वो भी बदला है। पारंपरिक रूप से घरों में जो हम खाते पीते थे, अब डाइटिशियन या दूसरे तरह के जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी कई तरह के वेरिएंट्स हैं या उसकी जो वैरायटी है उसको तय करते हैं। कभी कीटो डाइट होती है, कभी क्रैश डाइट होती है, ट्रैश डाइट होती है, कई तरह की डाइट्स के प्लान आ गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी डाइट प्लान पे जा रहा है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो इन सारी डाइट्स को बहुत ज़्यादा एडवोकेट नहीं करती, इसलिए नहीं मैं इनको एडवोकेट करती क्योंकि हर एक डाइट में आप किसी एक पोषक तत्व पे ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं और हम बाकी दूसरे पोषक तत्व जो हैं उनको मिस कर जाते हैं। अपन शुरू से बात कर रहे हैं कि जब हम आहार की बात करते हैं तो एक चीज़ जो कहलाती है बैलेंस डाइट या संतुलित आहार, वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। पोषण की थाली से आपने शुरुआत की थी खाने की, संतुलित आहार बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम कोई भी डाइट लेते हैं, जो भी कीटो हो, चाहे वो आपकी पैलियो डाइट हो या जो भी आप जनरल मोटर डाइट, ये सब फैट डाइट्स में जो कहलाते हैं। आप कोई भी डाइट लें, इन सब में एक चीज़ तो कॉमन होती है कि आपको एनर्जी बराबर मिलती है। तो आपका ऊर्जा मिलने वाला, चाहे वो फैट के थ्रू मिले, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू मिले, चाहे वो प्रोटीन्स के थ्रू मिले, वो ऊर्जा तो मिलती है। लेकिन हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके विटामिन या मिनरल की कैटेगरी में आते हैं, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो फोलेट हो, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है एक महिला के जीवन में।
तो आयरन और कैल्शियम की अपन बात कर चुके हैं, जिंक और फोलेट भी साथ साथ में जाता है कि आपको बड़ा ज़रूरी होता है कि इनको भी आप साथ में लें डाइट में, जिससे कि हम अपने मसल ग्रोथ या हमारे डेवलपमेंट को हैम्पर नहीं करें। तो अपन कोई भी तरीके का डाइट फॉलो करते हैं, एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि पोषण का संतुलन नहीं भूलना है, और फिर उसको देखते हुए आप लेते हैं तो आप डाइट का लें, लेकिन आप एक उचित सलाह से लें, न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से कंसल्ट करके लें, क्योंकि वो बेस्ट होंगे आपके शरीर के अनुसार, जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होंगे वो बताने के लिए। तो कोई हमें हमारे खान पान के बारे में क्यों सलाह दे, यदि इस तरह की सोच वाले लोग हैं और होते भी हैं, तो वो बाज़ार में जो रेडीमेड चीज़ें मिलती हैं उन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, सप्लीमेंट्स पे उनको ज़्यादा अच्छा लगता है लेना। तो नेचुरल डाइट है और ये सप्लीमेंट्स हैं, तो इन दोनों में कौन बेहतर है? रंजन जी, सप्लीमेंट्स अपने आप में शब्द जो है वो आंसर दे देता है प्रश्न का, कि सप्लीमेंट होता है कि आप उस चीज़ को सप्लीमेंट कर रहे हो किसी और चीज़ से, मतलब जिसकी पूर्ति आप आहार से ले सकते हो और शायद हम आहार में वो नहीं ले रहे हैं तो उसको हमें बाहर से लेना पड़ रहा है, उसको सप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये अपने आप में उसका आंसर है। तो पहला काम जो है वो यही है कि हम हमारे आहार को संतुलित रखें, सभी तरह के पोषक तत्व। सप्लीमेंट की केवल और केवल उन स्थितियों में ज़रूरत होती है जब हमारे अत्यधिक मात्रा में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, शरीर में डेफिशिएंसी होती है, चाहे वो आयरन की हो, चाहे वो कैल्शियम की हो, चाहे वो विटामिन डी की हो, जो हम हमारे आहार से पूर्ति नॉर्मल डाइट से नहीं कर सकते। सिर्फ उसी ही कैटेगरी में आपका सप्लीमेंट्स का काम आता है। वो तब आता है जब आप कोई अत्यधिक कोई बीमारी से ग्रसित हों, जिसकी वजह से आपके ये सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ रही हैं, ऐसे में सप्लीमेंट्स है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, लेकिन आप सप्लीमेंट सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका ऐड बहुत हो रहा है, बाज़ार में उसका प्रचलन बहुत है, तो डेफिनेटली आपको आहार से ही पूर्ति करनी चाहिए, सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल। तो सार यही है कि आपका जो आहार है वही संतुलित हो, उसमें सब तरह के पोषक तत्वों का समावेश हो। बाज़ार की चीज़ें आप एक नियमितता के साथ न लें, मतलब नियमितता के साथ न लें का मतलब ये है कि उसकी आदत न डालें, कुछ कुछ अंतराल पे आप उनको ले सकते हैं, लेकिन घर का खाना अवश्य लें। मेधावी गौतम जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।